प्रतियोगी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिल सर आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए ग्रामीण परिवेश के कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक जानते हैं। टॉपिक है हमारा मिट्टी, मृदा। देखिए, इसकी बात की जाए तो आप मिट्टी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हम आशा करते हैं कि आप मिट्टी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग कैसे हैं? मिट्टी से जुड़े हुए लोग ही तो हैं, है ना। तो मृदा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, हम आशा करते हैं। आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भैया, आपको एक संस्था बताई गई थी। उस संस्था का नाम क्या था? उस संस्था का नाम था ICAR। ये संस्था थी ICAR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पिछले वीडियो में बताया गया था ICAR। इसी संस्था ने 1953 में, इसी संस्था ने 1953 में एक संगठन की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की। उस संगठन का नाम था भूमि सर्वेक्षण संगठन। क्या नाम था भैया? भूमि सर्वेक्षण संगठन, भूमि सर्वेक्षण संगठन। इसी संगठन की अनुशंसा पर ICAR नामक संस्था ने 1986 में, कब भैया? 1986 में भारतीय मृदा को 8 मुख्य भागों तथा 27 गौड़ भागों में बांटा। क्लियर हुआ? अगर हमसे पूछा जाए कि किस संस्था ने भारतीय मृदा को 8 मुख्य भागों में बांटा, तो ICAR नामक संस्था ने, है ना। और कितने गौड़ भागों में? 27 गौड़ भागों में। गौड़ का मतलब क्या होता है? गौड़ का मतलब होता है सहायक, उनसे लगी हुई। तो आइए हम जानते हैं 8 प्रमुख मृदा हैं कौन कौन सी। 8 प्रमुख मृदा देखिए कौन कौन सी हैं, क्लियर आउट करते चलिएगा। कल चर्चा कुछ ना कुछ की गई थी, अर्थात पिछले वीडियो हमने कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया था। देखिए 8 मृदा कौन कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीठ, या इसी को बोलते हैं दलदली, पीठ, दलदली। लास्ट मृदा कौन सी भैया? लवणीय, या इसे क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्लियर हुआ? ये 8 मृदा आपको बताई गई। ये किस संस्था ने बांटा था? ICAR नामक संस्था ने बांटा था। हम आशा करते हैं कि पिछले वीडियो में आपने इतना सीख लिया था, इतना आपको बता दिया गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं नोट किया था वो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए, अगर हम भैया यहाँ पर आपको बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है मिट्टी के बारे में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम उतना ही बताएंगे आपको जितना आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहली मृदा कौन सी है? पहली मृदा है जलोढ़। पहली मृदा कौन सी भैया? जलोढ़ मृदा है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, ये जलोढ़ मृदा है, एल्यूवियल सॉइल। इस मृदा की बात की जाए तो यही मृदा भारत के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा ही होती है। और कितने % भूभाग पर पाई जाती है भैया? 43.4% भूभाग पर अकेले इसी मृदा का विस्तार है। इस मृदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, और जानने का कारण क्या है? क्योंकि इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। किससे होता भैया? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है इस मृदा का निर्माण। अवसाद का मतलब क्या होता है? जो अपने साथ मिट्टी लाते हैं, कंकड़ लाते हैं, पत्थर लाते हैं, बालू लाते हैं, नदियाँ जो कुछ भी लाती वही अवसाद है, उसी के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। इसीलिए तो हमने कहा कि नदियों के अवसादों से, नदियों के
अवसादों से इस मृदा का निर्माण होता है। नदियों के अवसादों से इस मृदा का निर्माण होता है, इसलिए इस मृदा को क्या क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं भैया, कछारीय। क्या बोलते हैं? कछारीय, है ना। और कौन सी मृदा बोलते हैं? इसी को दोमट, कछारीय, दोमट आदि नामों से इसे जाना जाता है। कछारीय, दोमट आदि नामों से इसे जाना जाता है। कछारी का मतलब होता है नदी का किनारा, और इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक वहीं पाया जाता है। अगर इस मृदा से थोड़ा और पूछा जाए भैया तो देखिए, दो आब क्षेत्र, एक पॉइंट आता है कि दो आब किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? दो आब किसे कहते हैं? दो आब का मतलब होता है, आब का मतलब होता है दो जलधारा के बीच का स्थान। देखिए दो आब, दो का मतलब दो, आब का मतलब होता है दो जलधाराओं के बीच में जो स्थान स्थित होता है उसी को आब बोला जाता है। तो जो जलोढ़ मृदा है भारत में, इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात गंगा यमुना के मध्य का जो समतल भूमि है, जो कछारी भूमि है, दोनों जगहों पर क्या पाया जाता है भैया? जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब नदियों के द्वारा निर्मित होने के आधार पर इस मृदा को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? दो भागों में इस मृदा को बांटा गया। कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। एक को बोला जाता है खादर, एक को क्या बोलते हैं भैया? खादर मृदा बोलते हैं। खादर मृदा का मतलब क्या होता है? खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मृदा। खादर का मतलब क्या होता है भैया? नई जलोढ़ मृदा। इसका मतलब होता है नई जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा या नवीन जलोढ़ भी इसे कहा जाता है। दूसरा आता है भैया बांगर, दूसरा आता है बांगर। बांगर का मतलब क्या होता है भैया? पुरानी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा भैया? पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि जहाँ नदियों का जल प्रति वर्ष पहुँचता हो, जहाँ नदियाँ अपने साथ अवसाद प्रति वर्ष लेकर आती हों, उसे क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और यही सबसे उपजाऊ होती है। यही क्या होती है? सबसे उपजाऊ मृदा होती है। क्लियर हुआ? सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? नई जलोढ़ मृदा होती है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है भैया, ये कम उपजाऊ होती है। ये कैसे होती है भैया? कम उपजाऊ मृदा होती है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, हमने कहा हमको यहाँ से बहुत कुछ नहीं जानना, हमको उतनी बातें जाननी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उठता है। तो आइए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिएगा जल्दी से, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, और इस मृदा के विस्तार की बात की जाए भैया, तो इस मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इस मृदा का विस्तार पंजाब से लेकर असम तक। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भैया इस मृदा का? इस मृदा का विस्तार हमने कहा पंजाब से लेकर असम तक इस मृदा का विस्तार है। तो जितने पॉइंट हमने भैया यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है वो सब आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको यह अधिकतर काम देंगे। हमने कहा कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलने की संभावना की जा रही है। तो इसको नोट करते चलिएगा, साथ साथ में नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया भैया? चलिए, नोट हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली मृदा देखिए, बताएगी भी आपको लाल मृदा। लाल मृदा भारत के भूभाग पर पाई जाने वाली दूसरी सबसे विस्तृत मृदा है। इस मृदा की बात की जाए तो इस मृदा को लाल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर इस मृदा को लाल मृदा इसलिए बोला गया। क्या बोला गया भैया? लाल मृदा। लाल मृदा, इसको रेड सॉयल के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेड सॉयल इसलिए कहा गया क्योंकि इस मृदा का निर्माण, इस मृदा में अधिकतर क्या मिलता है? इस मृदा में भैया अधिकतर आयरन ऑक्साइड, क्या मिलता है भैया? आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड मिलने के कारण ही इसका रंग कैसे होता है? लाल होता है। इसीलिए इसको रेड या लाल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार, अगर विस्तार की बात की जाए भैया, तो इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ये वही राज्य है जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य है। जहाँ का सबसे दक्षिणी पॉइंट, स्थलीय पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी है। जहाँ का सबसे दक्षिणी स्थलीय पॉइंट कौन सा भैया? कन्याकुमारी है। इतना नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगर यहीं से पूछा जाए कि यह कितने % भूभाग पर विस्तृत है, तो यह भारत के भैया 18.6% भूभाग पर विस्तृत है। कितने % भूभाग पर विस्तृत है? 18.6% भूभाग पर विस्तृत है। अब देखिए
कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, मतलब आप जो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं चीज़ों को। तो हम कोशिश कर रहे हैं भी उसमें सुधार करने के लिए कि हम चीज़ों को थोड़ा धीरे बोलें, थोड़ा आराम से बोलें, जिससे आप चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगली मृदा का नाम भैया काली मृदा। अगली मृदा कौन सी भैया? काली मृदा है। काली मृदा की बात की जाए तो काली मृदा से कई क्वेश्चन बन के सामने आते हैं। एक तो भैया उनके उपनाम से क्वेश्चन आ जाता है। किससे आ जाता है भैया? उसके उपनाम से ही क्वेश्चन आ जाता है। देखिए उपनाम की बात की जाए भैया तो इसे ब्लैक सॉइल क्या बोलते हैं भैया? ब्लैक सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल बोलते हैं। काली मृदा की बात की जाए तो हमने कहा कि काली मृदा के उपनाम से ही कई बार क्वेश्चन आते हैं। काली मृदा को देखिए क्या क्या कहते हैं? काली मृदा को रेगुर क्या कहते हैं भैया? रेगुर कपासीय। काली मृदा को रेगुर कपासीय तथा स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? काली मृदा को। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है? रेगुर देखिए क्यों कहा जाता है भैया? देखिए जो काली मृदा होती है इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। किसमें होती है भैया? इस काली मृदा में। इसका क्या मतलब भैया? जल धारण क्षमता सबसे अधिक, इसका क्या मतलब होता है? जितनी प्रकार की मृदा आपको बताई गई, अगर उन सब की सिंचाई एक साथ की जाए तो सबसे बाद तक नमी किस मृदा में बनी रहेगी? काली मृदा में बनी रहेगी। आइए बात करते हैं रेगुर की। रेगुर का मतलब क्या होता है? जब ये भीगती है तो बहुत मुलायम हो जाती है और जब सूखती है तो पत्थर की तरह बिल्कुल टाइट हो जाती है ना। अगला आता है भैया कपासी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी मृदा में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसको कपासी मृदा कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये मृदा सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, अपने आप दरारें पड़ जाती हैं और दूर से देखने पर हमको यही लगता है कि इस मृदा की जुताई हुई है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? तो इसका सर्वाधिक विस्तार गुजरात, इसका सर्वाधिक विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर पाया जाता है। किस मृदा का विस्तार भैया? काली मृदा का। काली मृदा का विस्तार यूपी में भी पाया जाता है। अभी देखिए भैया यूपी की जो देखिए आप यूपी स्पेशल मतलब आप ग्रामीण परिवेश, लेखपाल, बीडीओ इन सब के लिए पढ़ रहे हैं ना भैया, यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम अभी देखिए अलग से आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में, यूपी के किस जिले में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। अभी इसको यहीं बता देते हैं। तो अभी इसको पहले इतना देखिए, फिर इसके बाद वही टॉपिक क्लियर करते हैं। आपका इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछा जाए भी कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। देखिए अभी सर्वाधिक क्षेत्र पर मृदा कौन सी पाई जाती है? हाँ, काली मृदा पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ? इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इरेज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा विस्तार देखिए इसका कितना परसेंट भूभाग पर होता है भैया? इसका विस्तार 16.6% भूभाग पर इसका विस्तार होता है। चलिए नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगली मृदा कौन सी आती है भैया? अगली मृदा आती है लैटेराइट। लैटेराइट का मतलब क्या होता है? लैटेराइजेशन एक क्रिया होती है। क्या होती है भैया? लैटेराइजेशन एक क्रिया होती है। जो काली मृदा है ना भैया, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होती है। किस क्रिया से होती है? ज्वालामुखी क्रिया से काली मृदा का निर्माण होता है। अगली मृदा कौन सी है? अगली मृदा भैया लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा है? लैटेराइट मृदा। लैटेराइट सॉइल, इसका मतलब क्या होता है भैया? लैटेराइट सॉइल का मतलब क्या होता है? लैटेराइट सॉइल का मतलब लैटेराइजेशन देखिए क्रिया होती है। ये क्रिया होती कैसे है लैटेराइजेशन? आइए उसको क्लियर करते हैं। देखिए होता क्या भैया, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती, मान लीजिए ये कोई मृदा की परत ऐसे ऐसे लगी हुई है, ये मृदा की परत है, ये मृदा की परत है जो ऊपर की तरफ है। क्लियर हुआ? अब अधिक वर्षा के कारण, कैसे भैया हमने कहा अधिक वर्षा के कारण जब मृदा का जल, ये देखिए अधिक वर्षा के कारण मृदा का
अधिक वर्षा के कारण, जब ये मृदा के कण अधिक वर्षा के कारण भैया, जब ये मृदा के कण ऊपरी परत को छोड़कर निचली परत में शिफ्ट होना शुरू हो जाएं, निचली परत में शिफ्ट होना शुरू हो जाएं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? लैटेराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लैटेराइजेशन बोलते हैं। और इस प्रकार से निर्मित मृदा को लैटेराइट मृदा, कौन सी मृदा बोलेंगे भैया? लैटेराइट मृदा बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा? लैटेराइट मृदा बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे पूछेगा भैया कि इस मृदा का विस्तार कितने परसेंट भूभाग पर है? तो 3.7% भूभाग पर किस मृदा का विस्तार है भैया? लैटेराइट मृदा का विस्तार है। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो देखिए हमें क्या क्लियर करना है। इस मृदा का विस्तार अगर पूछे भैया सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ मिलता है भैया? सर्वाधिक है केरल में। हमने कहा कि वर्षा जहाँ सर्वाधिक होगी, और आपको अच्छी तरह से पता है कि मानसून की शुरुआत भी केरल से होती है और मानसून का अंत भी कहाँ होता है? केरल में होता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी, हमने जितना परसेंट बताया ना भैया कि 43.4% जलोढ़ मृदा पाई जाती है, 18.6% लाल मृदा पाई जाती है, 16.6% काली मृदा पाई जाती है, 3.7% लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इन सबको जोड़ने के बाद जितना बचेगा उन सब में चारों आती हैं। अब चारों देखिए कौन कौन सी मृदा आती है भैया हमारी चारों? पहली भैया पर्वतीय मृदा। ये देखिए पांचवी मृदा कौन सी भैया? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा की बात की जाए भैया तो इसे भैया पर्वतीय मृदा को वनी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिल सॉइल, क्या बोलते हैं भैया? इसे हिल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और इसी का एक उपनाम दिया गया। अब देखिए पर्वतीय मृदा ना भैया, तो इसे हम वनी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वनी मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अभी देखिए जब हम आपको जियोग्राफी अलग से पढ़ाएंगे मैप के साथ, तो हम सारी मृदा का विस्तार आपको डिटेल में करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ भैया ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उतनी चीज़ें नहीं जाननी है ना। तो अभी आप निश्चिंत रहिएगा, बस यहाँ से इसको कवर आउट करिएगा। तो हमने कहा वनी मृदा कहते हैं किसको? पर्वतीय मृदा को। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है भैया? जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस मृदा का विस्तार पाया जाता है भैया? इस पर्वतीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगली मृदा कौन सी है? अगली मृदा भैया पीट या दलदली मृदा। कौन सी मृदा भैया? पीट या दलदली मृदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीट या दलदली मृदा की तरफ। अगली मृदा देखिए कौन सी भैया? पीट या इसी के क्या बोलते हैं भैया? दलदली मृदा। देखिए जो छोटे एग्जाम होते हैं ना भैया, कई बार उसमें यही पूछेगा कि पीट मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो पीट मृदा को भैया दलदली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भी सर्वाधिक वहीं पाया जाता है जहां पर वर्षा अधिक होती है। अब जैसे हमने कहा भैया मानसून की शुरुआत केरल से होती है, मानसून का अंत भी केरल में होता है, तो पीट और दलदली मृदा का विस्तार भी सर्वाधिक कहाँ मिलेगा हमको? केरल में। कहाँ मिलेगा भैया? केरल में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा इसका विस्तार? देखिए केरल मिलता है, पश्चिम बंगाल के एक स्थान है। और कौन सा स्थान भैया? पश्चिम बंगाल का स्थान है जहां पर दलदल मिलता है। और कहां मिलता है? जहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं, जिसका नाम भैया सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम भैया? सुंदरवन डेल्टा। वो भी कैसा है? पीट या दलदली स्थान है वो, सुंदरवन डेल्टा। इसमें कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं भैया? मैंग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंग्रोव वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो हमने कहा केरल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुआ? आइए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा जल्दी से। अंतिम मृदा का नाम भी लवणीय मृदा। अंतिम मृदा का नाम क्या? लवणीय या क्षारीय मृदा। क्लियर हुआ भैया? चलिए अंतिम मृदा का नाम है लवणीय या क्षारीय मृदा, जिसे रेह, ऊसर, कल्लर, थूर, चोपन आदि के नामों से जाना जाता है ना। अंतिम मृदा कौन सी भैया? लवणीय या क्षारीय मृदा, है ना। नोट करते चलिएगा, लवणीय या क्षारीय मृदा। हमने कहा इसके कई उपनाम हैं। जैसे हमने क्या क्या बताया? रेह, इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसी को रेह भी बोला जाता है। इसी को रेह, इसी को थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर आदि नामों से जाना जाता है। किसको भैया?
इस लवणीय क्षारीय मृदा को। आपको पता होगा, देखिए पहले जो लोग होते थे ग्रामीण क्षेत्र के, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जितनी बार कपड़े धुलें उतनी बार वो डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकें ना। तो करते क्या थे भैया, इसी रेह का प्रयोग करते थे, किसमें, कपड़े धुलने में, है ना। ये वही रेह है जिसका प्रयोग पहले लोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं भैया, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2-4 पॉइंट महत्वपूर्ण जानते हैं भैया मृदा से हम, यहाँ से 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं मृदा से। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए भैया मृदा से अगर, तो इसमें देखिए हमको क्या क्या जानना है। अब पूछता है कि मृदा में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग कितने % पाई जाती है, मृदा में जल की मात्रा कितने % पाई जाती है। तो मृदा में भैया, मृदा में जल की मात्रा जो औसत निकाला गया, जल की मात्रा औसत रूप से लगभग कितनी मिलती है भैया, औसत रूप से लगभग कितनी मिलती है, 25%, है ना। औसत रूप से लगभग कितनी मिलती है, 25%। देखिए हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलते रहते हैं, हो सकता है, लेकिन इतने क्लियर तो हो जाता होगा ना कि मृदा में जल की मात्रा औसत रूप से कितनी पाई जाती है भैया, 25% पाई जाती है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मृदा का पीएच मान कितना हो कि पौधों का विकास उसमें अच्छी तरह से हो। तो मृदा का पीएच मान भैया, यदि मृदा का पीएच मान यदि भैया कितना हो, 6 से 7.5% के बीच में हो, 6 से 7.5 हो, तो उसमें पौधों का विकास सर्वाधिक होता है। पौधों का विकास क्या होता है भैया, सर्वाधिक होता है। कितना हो भैया, जब 6 से 7.5% के बीच में हो, 6 से 7.5 हो पीएच वैल्यू मृदा की, तब उसमें पौधों का विकास अच्छी तरह से और सर्वाधिक होता है। इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना भैया। अगला देखिए, अगला पॉइंट तरफ अगर बढ़े भैया हम, तो अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया, पूछा गया मृदा जनन के लिए भैया फसलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो मृदा जनन के लिए फसलों के विकास के लिए, तो मृदा जनन, है ना भैया, और फसलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, फसलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, फसलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है भैया, सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है जलवायु। क्या होती है भैया, जलवायु। अगर जलवायु की दशाएं सही हैं तो मृदा भी अच्छी रहेगी हमारी, और जो उसमें फसलें बोई जाएंगी वो भी अच्छी तरह से हो पाएंगी। तो हमने कहा कि मृदा जनन और जलवायु के अच्छे विकास, मृदा जनन और फसलों के अच्छे विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है भैया, जलवायु की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ इतना, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला अगर पूछा जाए भैया कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो कब की गई भैया, 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। इसको भी नोट डाउन करिएगा, भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे भैया यूपी में मृदा के विस्तार के बारे में कि यूपी में मृदा, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, जो अधिकतर हमसे पूछा जाता है। अभी देखिए हाल ही में एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं भैया, अगर यूपी स्पेशल है उसमें, तो देखिए मृदा से अब ऐसे नहीं पूछेगा कि ये मृदा पूछ। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि लवणीय मृदा इनमें से यूपी के किस जिले में पाई जाती है, लवणीय मृदा इनमें से यूपी के किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया था आपका लवणीय मृदा के लिए, ऑप्शन दिया गया था भाई लवणीय मृदा में अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज। तो कहाँ मिलती है भाई, अलीगढ़ में। लवणीय क्षारीय मृदा कहाँ मिलती है भाई, यूपी में, अलीगढ़ मिलती है। तो क्लियर, अभी देखिए सारी चीज़ें क्लियर करते हैं यूपी में, तो इसको नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, चलिए रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए भैया कि यूपी को कुल कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, पहला इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट आता हमारा कि यूपी को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो मृदा, और कहाँ भैया, मृदा यूपी में, है ना, मृदा यूपी में। या लिख सकते हैं विस्तार, मतलब मृदा का विस्तार कहाँ पर भैया, यूपी में।
अब देखिए हमने कहा पहला पॉइंट क्या बताया भैया हमने कहा कि यूपी को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यूपी को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कितने प्रदेशों में भैया? यूपी को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने कहा यूपी को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। काली मृदा को यूपी में काली मृदा को यूपी में क्या कहते हैं? काली मृदा को यूपी में करेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? काली मृदा को यूपी में करेल के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट आउट करिए जल्दी जल्दी आप लोग, बिल्कुल पॉइंट आउट करिए जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? पॉइंट आउट करते चलेंगे साथ में। अगली बात की जाए भैया, यूपी की मुख्य फसल कौन सी है? अभी देखिए तो फसलों में बता ही दिया गया था कि यूपी की मुख्य फसल कौन सी भैया? गेहूं है। यूपी की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। ये सारी चीजें वहां पर बता दी गई थी। क्लियर हो भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा जाए भैया कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में कौन सा जिला करता है? तो बाराबंकी करता। कौन करता भैया? बाराबंकी करता है। लेकिन यूपी में अभी तक मात्र एक अफीम की फैक्ट्री कहां पर भैया? गाजीपुर में। कहां पर है? गाजीपुर में। हमने कहा भैया अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता भैया? बाराबंकी। कौन करता भैया? बाराबंकी। अभी यूपी स्पेशल आपको अलग से पढ़ाएंगे हम, है ना। और मात्र एक फैक्ट्री कहां पर भैया? मात्र एक फैक्ट्री कहां पर भैया? गाजीपुर में। कहां पर है? गाजीपुर में। नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कई बार कहा भी आप लोग साथ में नोट करते चलिए। क्लियर हो यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए क्या करके जानते हैं भैया कि किस मृदा का विस्तार कहां पर है? यूपी में किस मृदा का विस्तार किस जिले में है? यूपी में किस मृदा का विस्तार कहां पर है ना? तो आइए हम जानते हैं भैया इसको। अब बात की जाए पहली मृदा भैया जलोढ़ की। किसकी बात की जाए भैया? जलोढ़ की। अब हमने कहा कि हमसे क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछता, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यूपी के संबंध में अगर पूछेगा भैया तो यूपी के संबंध में यहाँ से पूछेगा। तो हमने कहा भैया जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने कहा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होगा। तो उसी क्षेत्र में होगा भैया जहाँ पर गंगा यमुना नदियाँ बहती होंगी। तो देखिए भैया जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ भैया इसका विस्तार है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, है ना भैया। और कुछ इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में, मतलब कि गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है, आदि कर लीजिएगा, गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है ना भैया, इस मृदा का विस्तार अधिकतर वहीं पर है। क्लियर हुआ? अगला देखिएगा भैया, अगला कौन सा भैया? लाल मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? लाल मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? और आपको अच्छी तरह से पता भैया कि जो जितने ये जिले लिखेगा ना, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये पश्चिमी जिले। कौन से जिले भैया? ये पश्चिमी जिले हैं यूपी के। अभी यूपी स्पेशल जब बताएंगे भैया आपको तो उसमें जिले क्लियर करवाएंगे हम, है ना, कि कौन से जिले कहाँ पर हैं। क्लियर हुआ इतना? तो नोट डाउन करिएगा। लाल मृदा का विस्तार देखिए भैया कहाँ कहाँ पर है? तो लाल मृदा का विस्तार देखिए जालौन। कहाँ कहाँ पर भैया? जालौन, झांसी, जालौन। नोट करिए जल्दी से भैया। लाल मृदा का विस्तार जालौन, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। यहाँ पर किस मृदा का विस्तार भैया? लाल मृदा का विस्तार। नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से भैया फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? क्लियर हुआ? काली मृदा देखिएगा भैया, इस मृदा का विस्तार कहाँ भैया? झांसी,
ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, इन सब जगहों पर किस मृदा का विस्तार भैया? काली मृदा का विस्तार है। क्लियर हो यहाँ पर? हमीरपुर, कौन सा भैया? हमीरपुर, ठीक है। और है कहाँ पर भैया? लगभग दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भैया? दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा ये। और इधर देखेंगे भैया तो दक्षिण यूपी लगभग है। इस सोनभद्र देखिए दक्षिण में ना भैया, तो दक्षिण यूपी में है ये। चलिए क्लियर हो यहाँ तक? इरेज किया जाए? चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में नोट करते चलिएगा भैया, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे भैया तो आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, कुछ ना कुछ अतिरिक्त भी मिल सकता है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। अगला आता भैया लवणी या क्षारीय मृदा, या पूछा जाए भैया लैटेराइट की बात की जाए तो देखिए सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? यूपी में कहाँ होती है? लैटेराइट मृदा की बात की जाए भैया तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर में। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलेगा इसका भैया? गोरखपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? गोरखपुर में। और कहाँ मिलेगा भैया? गाजियाबाद की तरफ। कहाँ मिलेगा? गाजियाबाद की तरफ। तो इन सब जगहों पर कौन सी मृदा का विस्तार मिलता है भैया? लैटेराइट मृदा का। अगला आता है जो क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ से पिछले एग्जाम में, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, अभी एग्जाम का नाम ही सोला थोड़ा सा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इस मृदा से। और मृदा कौन सी भैया? लवणीय क्षारीय, लवणीय क्षारीय मृदा। इस मृदा की बात की जाए भैया, लवणीय क्षारीय मृदा की बात की जाए तो अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, रायबरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। क्लियर हो भैया? लिखते चलिएगा। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, इन सब जगहों पर क्या मिलती है भैया? कानपुर, इन सब जगहों पर क्या मिलती है? लवणीय या क्षारीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुआ? लास्ट आता है अच्छा दो बचा मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए भैया तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ मिलता है? मरुस्थलीय, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। मथुरा, आगरा, अलीगढ़। आप लोग भैया नोट करते चलिएगा, हो संभवतः भैया यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने कहा लवड़ी से तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम आशा करते हैं भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम आशा करते हैं भैया कि हो सकता है यहाँ से भी, इन सब जगहों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो नोट करते चलिएगा। अगला आता है भाट या बंजर। अगला कौन सा आता है भैया? भाट या बंजर मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है? भाट या बंजर, याद रखिएगा। अगर भाट का ही उपनाम भी है क्या? बंजर। तो हमने कहा भाट या बंजर। भाट या बंजर भूमि के विस्तार की बात की जाए तो बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, इन सब जगहों पर किस मृदा का विस्तार पाया जाता है भैया? बंजर मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। इसको नोट डाउन करिएगा। और देखिए भैया एक आदत से होती है, अगर सामने कोई कुछ बैठ के खा रहा होता है तो रहा नहीं जाता है ना। चलिए नोट डाउन करिएगा। आप लोग खाना पीना तो खाते रहिए है ना भैया। अभी देखिए मॉर्निंग की क्लास है आपकी, 9 बजे क्लास लगती है इसकी, 9 बजे क्लास लाइव चलती है आपकी। तो आप लोग खा पी के अच्छे से बैठ जाया करिए, है ना। खा पी के अच्छे से बैठिए, इस क्लास को अच्छे से अटेंड करिए। क्लियर हुआ? चाय पानी करके बिल्कुल, जिससे उठना ना पड़े बाद में। अब बात करते हैं भैया कि यूपी में मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया गया। यूपी में मृदा को किस तरीके से इसको बांटा गया है, तो आइए इसको क्लियर करते हैं भैया कि यूपी में मृदा को किस
रूप में किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है ना। तो देखिए भैया यूपी की बात की जाए तो यूपी में भाबर या तराई क्षेत्र, यूपी में जो मृदा के विस्तार की बात की गई, इसको 3 तरीके से बांटा गया। पहला कौन सा भैया, पहला है भाबर या तराई क्षेत्र, भाबर या तराई क्षेत्र है ना। दूसरा कौन सा भैया, मध्य मैदानी क्षेत्र, दूसरा कौन सा भैया, मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। और तीसरा कौन सा बांटा गया भैया, तीसरा पॉइंट दिया गया दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र क्लियर हुआ भैया। अब देखिए भाबर या तराई क्षेत्र क्या है, आइए क्लियर करते हैं इसको कि भाबर या तराई क्षेत्र क्या है। इसको भैया ग्राफिंग कर लीजिएगा। अब देखिए भैया इसमें होता क्या है कि नदियों के भारी निक्षेपों द्वारा, नदियों के जो भारी निक्षेप होते हैं, निक्षेप मतलब ये वही जो हमने कहा नदियाँ अपने साथ जो लेकर आती हैं, नदियों के भारी निक्षेपों द्वारा इनका निर्माण होता है ना, द्वारा निर्माण होता है किसका, इस मृदा का। इसमें होते हैं क्या क्या भैया, इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, क्या क्या मिलते हैं इसमें भैया, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और मोटे बालू मिलते हैं। इसमें भैया हमने कहा कि इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ और बालू के कण मिलते हैं, बड़े बड़े कंकड़ और बालू के कण मिलते हैं। इसलिए इसमें खेती करना भैया असंभव होता है। खेती करना क्या होता है भैया, असंभव होता है। खेती करना असंभव होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, खेती करना संभव होता है। और जो इसमें बात की जाए भैया तो यहाँ पर जो पानी है, जल है, वो नीचे चला जाता है। या स्थान कैसा होता है भैया, तराई क्षेत्र बोला गया ना भैया, तो स्थान कैसा होगा, छिछला होता है। कैसा होता है भैया, छिछला होता है। छिछला होने के कारण ही यहाँ पर जो जल है रुक नहीं पाता है और कहाँ चला जाता है भैया, जल नीचे चला जाता है। छिछला स्थान होने के कारण, छिछला स्थान होने के कारण, छिछला स्थान होने के कारण है ना भैया, कारण जल कहाँ चला जाता है, जल नीचे चला जाता है। जल कहाँ चला जाता है भैया, नीचे। ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा भैया, ऐसे ग्राफ में से लिखते चलिएगा, उसके नीचे उसको, उसके नीचे इसको। क्लियर हुआ, इरेज करें फिर आगे बढ़े, हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए भैया, इरेज करके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या आएगा भैया, इसमें हमने कहा कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब, उसके बीच का स्थान कैसा होता है भैया, मैदानी भाग। कैसा भाग होता है भैया, मैदानी भाग होता है। क्लियर भैया, उसके बीच का भाग कैसा होता है, मैदानी भाग होता है। बस इसमें इतना ही नोट करना है, मध्य वाले भाग में। तीसरा आता है भैया कि पहाड़ी पठारी भाग, मतलब ऐसा भाग भैया जहाँ पर पर्वत पठार हमको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हमने कहा सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, कौन सा भैया, नोट करिएगा, सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा आदि, महोबा, बांदा आदि। इन सब जगहों पर क्या मिलता है भैया, इन सब जगहों पर दक्षिणी पठारी ये क्षेत्र मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिए भैया जल्दी से। इसको नोट करिए, फिर कल के टॉपिक की चर्चा कर देते हैं थोड़ी सी। क्लियर हुआ, चलिए हम आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे भैया आप लोग। अब कल के टॉपिक की चर्चा अगर हम करें आपसे भैया, तो कल का टॉपिक हमारा है सिंचाई। कल का टॉपिक क्या भैया, आज तो आपने मिट्टी पढ़ी ना अभी देखिए भैया, हमने कहा कि ये ग्रामीण परिवेश है, तो हम ग्रामीण परिवेश में सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपके सिलेबस में है। बाकी चीज़ें जो मिट्टी से आप विस्तार में पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना भैया, तो वहाँ बताएंगे आपको डिटेल में। तो अगला टॉपिक आता है भैया यहाँ से, क्या आता है भैया यहाँ से, सिंचाई। अगला टॉपिक क्या आएगा भैया हमारा,
सिंचाई, इरिगेशन, है ना भैया, सिंचाई की बात की जाएगी। अब सिंचाई में हम आपको बताएंगे भैया कि यूपी में सिंचाई सर्वाधिक किस रूप में की जाती है। तो आपको पता होगा कि यूपी में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भैया? नलकूप के द्वारा। अगर पूछा जाए पूरे भारत में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा? यूपी है। कितना करता है भैया? 70.8% अकेले करता है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ मिलता है, किस राज्य का है, तो यूपी में हमने कहा भैया कि यूपी तो सबसे अधिक नलकूप सिंचाई करता है, लेकिन सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? वो पंजाब का है। कहाँ का भैया? पंजाब का है। और कितना? 97.7% लगभग। मतलब भैया वहाँ पर जितनी कृषि होती है उसका इतना परसेंट भूभाग सिंचित भूभाग है। इसीलिए वो लोग मानसून आधारित नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पर खेती बेहतर तरीके से हो पाती है ना। और अगला बताएंगे भैया आपको, इसी में देखिए कृषि सिंचाई से जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहीं क्लियर कर देंगे हम सिंचाई से। जैसे कि भारत में सिंचाई को 3 भागों में बांटा गया। भैया आपको पता होगा बृहद सिंचाई वाले भाग, कौन से भाग भैया? हमने कहा बृहद सिंचाई वाले भाग, ये बृहद सिंचाई वाले भाग। दूसरे भैया मध्यम सिंचाई वाले भाग। तीसरे भैया लघु सिंचाई वाले भाग। बृहद का मतलब होता भैया ऐसा भूभाग जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। कितना भैया? 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, उसे बृहद सिंचाई के अंतर्गत रखा गया है। 2,000 से 10,000 के बीच वाले भाग को यहाँ रखा गया मध्यम में, और 2,000 से कम वाले को कहाँ रखा गया? लघु में। तो ये सारी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक भैया प्रोमो है भी है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंचाई से हम सारी चीज़ें वहाँ पर बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देखते रहिएगा, अंत तक देखिए वीडियो को। अब हम देखते हैं भैया बीच में लोग कमेंट करते रहते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।